साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं हमारे देश में राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में। तो वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में हमारे देश में राज्यों की संख्या 28 है एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार एसएससी 2023 के लिए भारतीय संविधान से के संबंध में एक संक्षिप्त वन लाइनर। और हमारा टॉपिक है राज्यों के पुनर्गठन, है ना। तो अगर हम बात करें हमारे देश में राज्यों के संबंध में, तो जब देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण किया गया तो यह माना गया कि जो व्यवस्था है यह अस्थायी व्यवस्था है। तो इस समय क्या हुआ, देश के विभिन्न भागों से विशेष रूप से दक्षिण भाषा से मांग यह उठने लगी कि जो राज्यों का गठन हो वह भाषा के आधार पर हो। तो फिर इस संदर्भ में क्या किया, मतलब हमारी भारत सरकार ने जून 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। जब तो जो आयोग है, पहला जो प्रांतीय आयोग है, उसने यह सिफारिश किया कि राज्यों का पुनर्गठन है वह भाषाई कारक की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा असंतोष फैल गया स्वतंत्रता प्राप्त भारत में। और इसके बाद क्या हुआ, जब असंतोष फैला तो फिर से कांग्रेस के द्वारा दिसंबर 1948 में ही एक दूसरी भाषाई प्रांत समिति का गठन किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे और इसे ही जेवीपी समिति के रूप में जाना जाता है। तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1949 अप्रैल के महीने में पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया कि राज्यों के गठन, जो पुनर्गठन है, इसका आधार भाषा होना चाहिए। तो जो ये धर समिति है, तो इसकी अध्यक्षता एस के धर ने की ही। इसके अलावा इसके जो कुल सदस्य थे वो 4 सदस्य थे अध्यक्ष के साथ साथ, है ना। और इसके निर्णयों के मतलब जो इसके लिए क्या है, दूसरा एक जेवीपी समिति बनाया गया जिसने यह माना कि जो भाषा है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। फिर अब समस्या ये था कि भारत सरकार को 1953 में भाषा के आधार पर ही पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा। और इसके लिए हुआ ये कि जो एक कार्यकर्ता थे, जब ये जेवीपी समिति की रिपोर्ट आई तो उसके बाद मद्रास राज्य के जो तेलुगु भाषी एक कार्यकर्ता थे कांग्रेसी, उनका नाम था पोटिश्री रामुल्लू, इनके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया और इनका आंदोलन आमरण चला, जब तक ये जीवित रहे तब तक चला। तो 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई, है ना। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो इसके वजह से मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, घोषणा कर दी गई। और 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश नामक नए राज्य का गठन हुआ और स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो है वह आंध्र प्रदेश बना। और उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी और ये वही आंध्र प्रदेश है जिसमें 2 जून 2014 को देश का 29वां राज्य बना, है ना। और वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वह अमरावती है और तेलंगाना की जो राजधानी है वह हैदराबाद है। लेकिन जब 1953 में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य बना तो उस समय इसकी राजधानी का नाम करनूल था। अब थोड़ी सी बात कर ले राज्य पुनर्गठन आयोग की। तो जब क्या हुआ कि जब भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना तो अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय
यानी कि 3 सदस्यों वाले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करना पड़ा, जिसके अध्यक्ष जो थे फजल अली थे। और इसके अन्य सदस्यों में पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर थे। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से यह स्वीकार किया कि जो राज्यों का पुनर्गठन है इसमें भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। इसका मत ये था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की थी। पहला ये था कि देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुरक्षण एवं संरक्षण पर ध्यान देना। दूसरा, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता को बनाए रखना। तीसरा, वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए। चौथा ये था कि प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन होना चाहिए। उस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। तो जो फजल अली आयोग है इसने यह सलाह दी कि मूल संविधान के तहत 4 आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए और 16 राज्यों एवं 3 केंद्रीय प्रशासित क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। और भारत सरकार ने बहुत आमूल-चूल परिवर्तनों के साथ, बने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए 1956 में, 1 नवंबर 1956 में, है ना। फिर इसी समय क्या हुआ कि नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां, जिसमें शामिल हैं पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और केरिकल, इन्हें भारत को सौंप दिया और 28 मई 1956 ईस्वी को इस संबंध में एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज क्षेत्र का गठन किया गया। फिर जब 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया, उसके बावजूद भी मतलब हमारे राजनीतिक मानचित्र में मतलब परिवर्तन आया। भाषा या सांस्कृतिक एकरूपता और अन्य कारणों के चलते, जिसमें राजनीतिक कारण भी शामिल रहे होंगे, की वजह से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठी। तो इसी संदर्भ में महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण किया गया। 1960 में जो द्विभाषी राज्य बम्बई, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र, जिनके राज्य का नाम पहले मुंबई था, तो बम्बई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया था 1960 में। महाराष्ट्र राज्य मराठी भाषी वालों के लिए और गुजरात जो है गुजरात भाषी लोगों के लिए। तो गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य बना था 1960 में, 1 मई 1960 को। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, दादरा एवं नगर हवेली की हम बात कर लें तो 1954 में, मतलब जब ये आज़ाद नहीं होना था, मतलब हुआ था 1954 में, इसके आज़ाद होने से पहले यहाँ पर पुर्तगाल का शासन था। 1961 तक यहाँ लोगों के द्वारा स्वयं ही चुना गया प्रशासन चलता रहा। फिर 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है। और गोवा और दमन दीव की अगर हम बात करें तो 1961 में क्या हुआ था कि पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में इन 3 क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया और 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। बाद में 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। ठीक है। और इसी तरह दमन और दीव को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और नागा आंदोलन की अगर हम बात कर लें तो 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के जो त्वेनसांग क्षेत्र हैं, इनको मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया और यह किया गया था नागा आंदोलन के कारण 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। ठीक है। और हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 1966 ईस्वी में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया।
फिर क्या हुआ कि सिखों के लिए पृथक सिंह गृह राज्य या पंजाब सूबा की मांग उठने लगी। तो शाह आयोग 1966 की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है। और 1971 में जो संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 1971 में, 25 जनवरी 1971 को। और यह भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। और पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यह 1 नवंबर 1966 ईस्वी को ही बन गए थे। जबकि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की बात करें तो इन्हें 21 जनवरी 1972 ईस्वी को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो इस समय जो मणिपुर है और त्रिपुरा और मेघालय जो कि उपराज्य थे पहले, इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया 21 जनवरी 1972 को। और सिक्किम की बात करें तो 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। और सिक्किम की कहानी थोड़ी सी अगर हम जानें तो पाएंगे कि 1947 तक जो सिक्किम है भारत का एक शाही राज्य हुआ करता था, जहां चोग्याल वंश का शासन था। 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत के द्वारा प्रोटेक्टेड किया गया था। भारत सरकार के द्वारा इसकी रक्षा, विदेश मामलों और संचार का उत्तरदायित्व लिया गया था। और सन 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। इसके बाद संसद के द्वारा 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया गया और सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। और कुछ शर्तें जोड़ी गई लेकिन ये नहीं चला। तो इससे क्या था, जो सिक्किम के लोग थे वो संतुष्ट नहीं हुए। फिर क्या हुआ कि 1975 में एक जनमत कराया गया और उन्होंने ये मत दिया कि जो चोग्याल वंश का शासक यहाँ चल रहा है उसे खत्म कर दिया गया। तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया और सिक्किम जो है भारत का 1975 में बनने वाला 22वां राज्य था। ठीक है। अब मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें तो मिजोरम को और अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 ईस्वी को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो मिजोरम जो है यह 23वां राज्य बना और अरुणाचल प्रदेश जो है 24वां राज्य बना और जो गोवा है यह 25वां राज्य बना। और इस समय जब मिजोरम जब पूर्ण राज्य बना तो ये उस समय यह संघ शासित प्रदेश था। और मिजोरम का जो निर्माण किया गया राज्य के रूप में 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ, जिसमें भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट ने हस्ताक्षर किए। और सेम डेट को 20 फरवरी को ही अरुणाचल प्रदेश भी देश का 24वां पूर्ण राज्य बना। ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना और 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल, वर्तमान समय में उत्तराखंड 27वां राज्य बना और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है 28वां राज्य बनाया गया। फिर हालिया घटनाक्रम की बात करें 2014 चले हम तो उस समय तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को देश का 29वां राज्य बना। उसके बाद हम आते हैं लॉकडाउन के आसपास 2019 में, तो हम पाएंगे कि अगस्त 2019 में भारतीय संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया और उसके तहत 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया, जम्मू कश्मीर का विघटित करके। तो वर्तमान समय में राज्यों की संख्या जो है वो 28 है। वर्तमान समय यानी कि 2026 का ये जनवरी महीना है
तो अभी जो है देश में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 8 है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।